Now we are going to start some NCERT important questions. NCERT important questions mostly in text questions है. In text questions important होते हैं. Without any delays, let's start the questions. First is that H2S is less acidic than H2TE. Why? क्यों H2S less acidic होता है as compared to H2TE? ये आप जितने भी पी ब्लॉक पढ़ेंगे सब में ऐसा कॉमन, पी ब्लॉक के जितने भी ग्रुप पढ़ेंगे सब में क्वेश्चन पूछा गया है. अब देखिए H2S ऊपर की तरफ ग्रुप में होता है, H2TE नीचे की तरफ होता है. जब आप इस ग्रुप में नीचे मूव करते हैं तो जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज करता है. बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करने की वजह से बॉन्ड एनर्जी या फिर आप कहिए बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है. तो इजीली ये ब्रेक हो जाता है, तो इजीली हाइड्रोजन रिलीज करने की कैपेसिटी होती है H2TE में एज कंपेयर टू द H2S. इसलिए H2TE क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक एजेंट है एज कंपेयर टू H2S. ड्यू टू द डिक्रीज इन द बॉन्ड enthalpy, dissociation enthalpy down the group, acidic character increases. Now next question is why H2 is liquid but H2S is gas. ये थोड़ा सा एनामोलस प्रॉपर्टी है. आपको पता है ऑक्सीजन क्या है, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. और आपको पता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सब क्या है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करते हैं. बट आपका H2S जो है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, इसलिए गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. H2O में लिक्विड, H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मोर कंप्रेस्ड रहता है. तो वही आपका यहाँ पे सिंपली आंसर भी है. हाइड्रोजन बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन द H2O मॉलिक्यूल्स while between H2S molecule of van der Waals bond is present. That's why H2O is liquid and H2S is gas. थर्ड है आपका why डाइहाइड्रोजन गैस बट सल्फर इज सॉलिड. क्यों डाइहाइड्रोजन गैस है बट सल्फर सॉलिड है? यहाँ पर भी एक है, दैट इज जो ऑक्सीजन वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बट सल्फर एसिड के फॉर्म में. क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मास है सल्फर का वो ज्यादा है. आप यहाँ पे देखिए सल्फर 8 मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है. यहाँ पे वंडर वॉल फोर्स, जितना ज्यादा आप जानते हैं मॉलिक्यूल्स का मास, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, उतना ज्यादा वंडर वॉल फोर्स. तो जिसकी वजह से वो कम्पैक्टली अरेंज रहता है एंड अट्रैक्टेड रहता है, इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. बट O2 क्या है, दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे वंडर वॉल फोर्स दूसरे मॉलिक्यूल्स O2 के बीच में वीक रहता है, जिसकी वजह से गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो explanation भी है, O2 exist, oxygen exist as O2 molecule while sulfur exists as acid molecule. Due to the more molecular mass, sulfur is solid. Now next question है आपका, knowing the electron gain enthalpy value for oxygen converted into the O minus, O converted into the O2 minus are this and this respectively. How can you account for the formation of the large number of oxides having the O2 minus species, not O minus? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे यही दे दिया कि इसके लिए नेगेटिव है, इसके लिए पॉजिटिव है. अभी तो ये देख के पता चलना चाहिए कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है, इसको ज्यादा फॉर्म करना चाहिए. बट क्या होता है जब ये आयंस के साथ आयंस के साथ दैट इज कैटायन के साथ बाइंड करता है ये एनायन, तो वहाँ पे लैटिस एनर्जी भी रिलीज होता है. तो लैटिस एनर्जी इन एनर्जीज को ओवरकम कर सकता है इन प्लस वाले को. तो ओवरऑल एनर्जी जो होता है वो नेगेटिव होता है. एंड जो लैटिस एनर्जी की वजह से, लैटिस रिलीज होने की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट मोर स्टेबल होता है. इसीलिए क्या होता है, मोस्टली आप O2 माइनस वाले ऑक्साइड्स देखते होंगे, कुछ O माइनस में भी देखते हैं बट वो लेस नंबर में देखते होंगे. तो लैटिस एनर्जी फैक्टर है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मोर O2 माइनस वाले कंपाउंड एज कम्पेयर टू O माइनस. नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन डायरेक्टली. इन सारे एलिमेंट्स में से कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ऑक्सीजन से डायरेक्टली नहीं रिएक्ट करते हैं. आपने ऐसे दो एलिमेंट देखे थे, एक तो प्लेटिनियम और दूसरा गोल्ड. सो प्लेटिनियम इज अ नोबल मेटल, सो डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ ऑक्सीजन. नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन. फॉलोइंग रिएक्शंस को कंप्लीट करना है. आपको पता है किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो वो CO2 वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो फाइनली एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा. नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
हाउ O3 एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली, ओजोन को कैसे आप क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट करेंगे। तो आपने वो बोरेड बफर्ड वाला स्टेप पढ़ा था, जिसमें ओजोन आपका पहले रिएक्ट करवाया जा रहा था एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन से, और वो सोल्यूशन क्या था, बोरेट बफर से बफर्ड था, दैट इज जिसका पीएच 9.2 था। जब आयोडीन उस रिएक्शन में रिलीज होता था तो उसको हम सोडियम थायोसल्फेट स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ टाइट्रेट करते थे, जो कि क्वांटिटेटिवली हमें ये बताता था कि O3 कितना एस्टिमेटेड था, दैट मीन्स O3 का अमाउंट क्या था। That is when ozone react with the excess of potassium iodide solution buffered with a borate, that is 9.2 iodine liberated, which can be titrated against the standard solution of sodium thiosulfate. This is the quantitative method for the estimation of O3. ये तो आपने पैराग्राफ में देखा, सेम एक्सप्लेनेशन है और दैट्स इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड is passed through an aqueous solution of iron 3 salt। क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम पास करते हैं आयरन 3 साल्ट से। सी, आयरन 3 साल्ट को अगर सल्फर डाइऑक्साइड को के थ्रू पास करेंगे, तब वहां पर आपका जो फेरस है, फेरिक आयन है, वो फेरस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने फेरिक आयन को देखा था ग्रीन कलर का जो कि था, सॉरी ग्रीन ये नहीं था, ग्रीन आपका फेरस था, फेरिक आपका था येलो एंड फेरस था ग्रीन। आपका SO2 जो है यहाँ पर रेड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, जिस वजह से Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट कर रहा है एंड खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये रिएक्शन पीछे आपने पढ़ा था, उस टाइम में मैंने कहा था ये याद रखें किसको ऑक्सीडाइज किसको रिड्यूस करता है SO2। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है, क्वेश्चन है, हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्टेड। SO2 के प्रेजेंस को कैसे डिटेक्ट करेंगे। आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट वाले दो इक्वेशंस पढ़े थे, जिसमें आप SO2 और CO2 को डिस्टिंग्विश कर सकते थे। सेम वही यहाँ पर भी है, आपने देखा था पोटेशियम मैंगनीट आयन जो था, दैट इज MnO4-, जब ये कन्वर्ट हो रहा था Mn2+ में SO2 से रिएक्ट करने के बाद, तो SO2 खुद कन्वर्ट हो रहा था सल्फेट में, उसको रिड्यूस कर रहा था, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा था। तो यहाँ पे इस कलर चेंज होता है, पर मैग्नेट कलर होता है, देन ये फाइनली कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है, जिस वजह से ये डिटेक्ट करता है कि वो गैस जो था वो कलरलेस गैस था। इट इज अ कलरलेस गैस विद अ पंजेंट स्मेल, डिकलराइजेस द एसिड KMnO4 सोल्यूशन। एसिडिफाइड KMnO4 सोल्यूशन में अगर आप SO2 पास करते हैं तो वो डीकलराइज हो जाता है सोल्यूशन। तो ये आपको ये प्रेजेंस शो करता है कि वो गैस जो था वो SO2 था। Now moves to next question. Write the condition to maximize the yield of the H2SO4 in contact process। आपने contact process में दो चीजें देखी थी, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, और जब आप रिएक्टेंट के साइड से प्रोडक्ट की तरफ मूव कर रहे थे तो वहाँ पे आपका जो वॉल्यूम था वो डिक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से प्रेशर की रिक्वायरमेंट, अगर लीच एटलिस प्रिंसिपल, अगर इधर गैसेस मॉलिक्यूल मोर है इधर कम है, तो अगर आप प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर आपका जो कंडीशन है वो आपके मैक्सिमम यील्ड ऑफ द H2SO4 थ्रू कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट टेम्परेचर इतना भी लो नहीं होना चाहिए कि रिएक्शन का रेट ही स्लो हो जाए। तो एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल फॉरवर्ड रिएक्शन लीडिंग टू द डिक्रीज इन वॉल्यूम, therefore low temperature high pressure are favorable for the maximum yield, but the temperature should not be very low, otherwise the reaction rate will become slow. Same explanation. Now next question is why Ka2 is less very very less than Ka1 for the H2SO4 in water। आपने पहले ही देखा H2SO4 जब HSO4- में कन्वर्ट हो रहा था तो यहाँ पे H+ रिलीज कर रहा था, एंड ये जो रिएक्शन की डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू है वो Ka है। बट जब HSO4- आपका डिसोसिएट हो रहा था सल्फेट और H+ में, तो यहाँ पर भी Ka2 होता है। अभी Ka1 यहाँ पे आपने देखा था वैल्यू ज्यादा होती है क्योंकि टेंडेंसी H+ रिलीज करने का ज्यादा होता है,
बट यहाँ पे नेगेटिव होने की वजह से H प्लस अट्रैक्टेड रहता है, तो H प्लस की रिलीज होने की टेंडेंसी कम रहती है, इसलिए K2 वैल्यू भी कम होता है। दैट्स वाई फर्स्ट स्टेप जो होता है, इस ये स्टेप ये शो करता है कि H2SO4 इज मोर एसिडिक देन HSO4 ion. So these are the questions which you will find in the in-text of the NCERT. इन-टेक्स्ट के क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो इस केस में आपके टाइम सेव होते हैं. So that's all about sulfuric acids and their related questions of the sulfur oxygen family.